अब मुझे एन अवस्थी बुक आपके बैग में चाहिए, चाहे उसके आप 10 क्वेश्चन करें, चाहे 20 करें, चाहे बिल्कुल भी ना करें, बैग में रहेगी तो थोड़ी एनर्जी उससे आती रहेगी। मेरे क्लासरूम में डिस्कस होगी अब एन अवस्थी, ठीक है। इन माई क्लासरूम आई विल बी डिस्कसिंग इट्स क्वेश्चन, क्योंकि जेई और नीट के क्वेश्चन एग्जैक्टली अगर कहीं से आते हैं, ये ओपन सीक्रेट है, खुला राज है, ये सबको पता है, एन अवस्थी से ही आते हैं। तो अगर उसके और उसमें कम से कम 50 to 60% क्वेश्चन मैं वहीं से उठा के डीपीपीज में डाल चुकी हूँ, आपको करा चुकी हूँ। तो जब आप एन अवस्थी करेंगे तो आप देखेंगे हर तीसरा चौथा क्वेश्चन आपका रिपीट है, आप डीपीपी में कर चुके हैं। दैट इज बेस्ट थिंग, रेपिटेशन इज रिटेंशन। तो आज की क्लास मेनली इस रिगार्डिंग होगी, एनसीईआरटी का भी आएगा, क्लोज करेंगे, बट जो लोग जेई नीट में बैंग ऑन इसको पकड़ना चाह रहे हैं, एक क्वेश्चन फिजिक्स में आएगा, मॉडर्न फिजिक्स सेम, एक क्वेश्चन केमिस्ट्री में आएगा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, 2 क्वेश्चन आते हैं जेई में भी, 2 क्वेश्चन आते हैं नीट में भी। तो आज हम 8 नंबर के लायक का काम शुरू करने वाले हैं। सो सबसे पहले एनर्जी के बारे में थोड़ी देर के लिए, अभी जेई और नीट चल रहा है, इट इज नॉन एनसीईआरटी पार्ट। थोड़ी देर में वापस मैं एनसीईआरटी पे आ जाऊंगी। तो एनसीईआरटी वाले बच्चे पिछली डीपीपी के सब्जेक्टिव क्वेश्चन कोशिश कर सकते हैं करने की उतनी देर में। जो लास्ट क्लास में डीपीपी दी गई थी, उसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्या फॉर्मूला लगाना है, उसको सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। राइट अर्पित, कर लेंगे? लायो लास्ट क्लास की डीपीपी? नहीं लायो तो अड़ोसी पड़ोसी से लो, ये भी एक गुनाह है डीपीपी ना लाना जबकि हम दे रहे हैं। सो एनर्जी को लेके आप सभी लोगों को मैं एक चीज और बता दूं, जो नया होगा आपके लिए, या कह लीजिए पहली बार होगा, जो एनर्जी आप इतने दिन से लगाए पड़े, एक फॉर्मूला -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला, या जो भी, वो कौन सी एनर्जी है? आपने देखा, मैंने लास्ट क्लास के टेस्ट में भी उसके बारे में एक क्वेश्चन दिया था। वो पोटेंशियल एनर्जी है, वो काइनेटिक एनर्जी है, क्या है वो? टोटल एनर्जी है। इलेक्ट्रॉन के अंदर हजारों तरह की एनर्जीज थी, उसका टोटल सम है, वो है आपकी टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होती है? 2 ही तरह की एनर्जी मेजरली मैं देखती हूँ, या पोटेंशियल विच इज ड्यू टू इट्स पोजीशन, या काइनेटिक विच इज ड्यू टू इट्स मूवमेंट। तो कुल मिला के, या मोशन कह लीजिए, कुल मिला के 2 तरह की एनर्जीज होती हैं किसी भी इलेक्ट्रॉन की। आप जो फॉर्मूला और प्रैक्टिस और न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं, वो कर रहे हैं टोटल एनर्जी के, और उसके 2 हिस्से हैं। तो आज अब मेरे को ये पता होना चाहिए, इट इज प्योरली फिजिक्स। आपकी फिजिक्स की एनसीईआरटी में तो आएगा ये, केमिस्ट्री की एनसीईआरटी में नहीं, लेकिन फिजिक्स की एनसीईआरटी में पक्का ये है। काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है? हाफ mv²। ये तो सारे ही जानते हैं। अब मेरे को देखना है पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होती है। पोटेंशियल एनर्जी के लिए मैं एक रैंडम सा शब्द बोल देती, इट इज ड्यू टू पोजीशन, विच इज वेरी इनअप्रोप्रिएट। मैं अपनी पोटेंशियल एनर्जी बात करूं तब बोलूंगी कि मैं अर्थ के सेंटर से कितने डिस्टेंस पे हूं, वो मेरी पोटेंशियल एनर्जी डिसाइड करेगा, बट नॉट अबाउट दीज माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। क्यों मैंने अर्थ के सेंटर से अपने डिस्टेंस को पकड़ा? क्योंकि मेरे ऊपर एक फोर्स लग रहा था, ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से है पोटेंशियल एनर्जी, अगर है तो। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा फोर्स लग रहा है? क्यों अभी इलेक्ट्रॉन पे कौन सा फोर्स लग रहा है? न्यूक्लियस का, ऑपोजिट चार्ज का, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कुलंबिक फोर्स। तो अभी थोड़ी देर के लिए अगर मैं एटम से बाहर निकल जाऊं और मैं ऐसे ही सोचूं, चेक दिस डायग्राम, कोई एक नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज और पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज आपस में अगर अट्रैक्टेड है, तो इसके लिए तो ग्रेविटी न्यूक्लियस ही हो गई, मेरे लिए ग्रेविटी जो थी। तो इस इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से होगी? इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। अब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? सिंपल, अगर मैं देखूं 2 चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स, तो आपका फिजिक्स में एक चैप्टर आएगा कुछ टाइम बाद, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, शायद 12th में आए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप जाके तब पढ़ेंगे बेसिक एनसीईआरटी में कि जो इनके बीच का लगने वाला फोर्स है वही रिस्पॉन्सिबल है पोटेंशियल एनर्जी के लिए, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? चेक, जिसका फॉर्मूला होता है दोनों चार्ज का मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस बाय विच दे आर सेपरेटेड। अब मेरे को कोई कहे न्यूक्लियस का चार्ज क्या है? जितने प्रोटॉन्स, किसी जगह 1 प्रोटॉन होंगे, हीलियम में 2 होंगे, लिथियम में 3 होंगे, एंड सो ऑन, जितने प्रोटॉन्स। अब जितने प्रोटॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो सेम ही होता है, सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड मतलब सेम है, उसका सिर्फ साइन डिफरेंट है। तो मॉड ले लूं तो दोनों का ई ही है। अगर मैं वेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं, मॉड ले लूं तो दोनों का ई है। तो जितने भी प्रोटॉन है उनका चार्ज कितना होगा? Z इज एटॉमिक नंबर, E इज हाउ मेनी प्रोटॉन्स, एंड चार्ज ऑफ प्रोटॉन इन
नॉट इन नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज मल्टीप्लाइड बाय, यानी ये किसका चार्ज था, ये था न्यूक्लियस का चार्ज, मल्टीप्लाइड बाय दूसरा चार्ज कौन सा है, एक इलेक्ट्रॉन का। तो उसके आगे मैंने लिख दिया, दोनों में देखिए मैंने साइन नहीं लगाया, माइनस और प्लस, मेरे को मॉड से मतलब है। तो पोटेंशियल एनर्जी हर जगह आप फिजिक्स में पढ़ेंगे, दो चार्जेस के बीच या दो ऑपोजिट चार्जेस के अट्रैक्शन की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो होती है नेगेटिव Q1 इंटू Q2। फिजिक्स में पढ़ाएंगे Q1 इंटू Q2, Q1 इज वन चार्ज, Q2 इज अदर चार्ज। मेरे लिए यहाँ पे Q1 Q2 क्या है, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन, उनके बीच का चार्ज डिवाइडेड बाय द रेडियस, दो चार्जेस के बीच का गैप क्या है। तो आज आपको थोड़ी देर अनकंफर्टेबल लगेगा, उसके बाद मैं आपकी लास्ट क्लास से आपको कनेक्ट करूंगी। सो पोटेंशियल एनर्जी का फिजिक्स से मतलब मेरे को ये निकल के आया, मैंने अपने मॉडल पे लगाया, पोटेंशियल एनर्जी संभाल ली मैंने। तो अगर आप 9-10th की सिंपल एनर्जी या आपकी 11-12th की फिजिक्स की एनर्जी की बात करें तो ये स्टेटमेंट आपको दी जाती है कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी आपस में कैसे रिलेटेड होते हैं वाया टोटल एनर्जी। तो चेक, काइनेटिक एनर्जी हमेशा टोटल एनर्जी का नेगेटिव होती है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी, लेकिन उसके आगे आ जाएगा नेगेटिव साइन, ये नोट करना है सबने। और पोटेंशियल एनर्जी इज ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी। तो कोई मेरे से काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन पूछे, मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं। जैसे ही मैंने इन दोनों को डिवाइड किया तो मेरे को काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो मिल गया -12। तो अब मैं कह सकती हूं काइनेटिक एनर्जी का ट्वाइस इज पोटेंशियल एनर्जी विद दैट नेगेटिव साइन। उसी को मैंने नीचे लिख दिया। तो ये कभी भी आपसे केमिस्ट्री और फिजिक्स में पूछा जा सकता है। आज मैं पूछूंगी नहीं पूछूंगी वो बाद की बात है, लेकिन आपसे केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों में ये बात कभी भी पूछी जा सकती है। सो आई विश आप इसे एक बार उतारें अपनी कॉपी में। टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी आज के बाद केमिस्ट्री और फिजिक्स में कॉमन आएगा। तो जब एनर्जी चल रही है तो आपको करना है। अब आप जब एनओएसटी के क्वेश्चन उठाएंगे तो आपको पता होगा करने से पहले ये जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी आप पिछली क्लास से निकाल के दे रहे हैं, हाइड्रोजन के पहले ऑर्बिट में, हीलियम के दूसरे ऑर्बिट में, वो एक्चुअली में टोटल एनर्जी दे रहे हैं। फिर तो मैं आपसे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इजिली मांग सकती हूँ। जब आप मेरे को टोटल एनर्जी दे सकते हो तो फिर तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी देने में क्या ही फर्क होगा। ठीक है, तो ये मेरे को बीच बीच में अब लेवल 2 के क्वेश्चन डीपीपी में आपके पास जा चुके हैं, उसमें कराना है। कहां से आपकी क्लास ऑफ हुई थी, फॉर्मूलाज फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। लास्ट क्लास में हम क्या कर रहे थे, लास्ट क्लास तक टोटल एनर्जी के ये फॉर्मूला सबको रटे हुए हैं, लेकिन लास्ट क्लास तक सिर्फ एक शब्द मैंने नहीं बोला था, वो क्या था, टोटल एनर्जी। अब टोटल एनर्जी हो गया सबके पास। आज के बाद मैं ये फॉर्मूलाज दिखाने बंद कर दूंगी, ये आपको याद होने चाहिए। आज की क्लास के एंड में यही ओरल क्वेश्चंस होंगे कि फॉर्मूला किसको याद है। तो टोटल एनर्जी का ये फॉर्मूला इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, जूल पर एटम में और किलो जूल में। ठीक है, तीनों यूनिट्स में है। तो अब जब मेरे पास काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन आ गया, और अगर मैं पिछली स्लाइड पे जाऊं, मुझे पता है टोटल एनर्जी के आगे बस माइनस लगा दो तो क्या बन जाएगा, काइनेटिक एनर्जी। तो टोटल एनर्जी पहले ही माइनस में थी, एक और माइनस लगा दूं तो क्या हो जाएगा, आ गया टोटल एनर्जी। तो लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो सिर्फ तुम लोगों को इस तरह से दिखा रही हूं कि जब तुम तसल्ली से देख लेते हो तो भूलते नहीं हो। ठीक है, इसी तरह से अब मेरे को कोई पोटेंशियल एनर्जी बोले, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी में क्या रिलेशन है, दुगना, ट्वाइस। तो आप देखिए मैं यहां पर पोटेंशियल एनर्जी के लिए क्या किया है, मैंने एक के आगे 2 लिख लिया है, बाकी आप लोग कर सकते हैं। तो किसी की इच्छा हो तो वो इसे नोट करे, लेकिन पूरा नहीं, ये टेबल घर जाके बनाए, सिर्फ फर्स्ट लाइन नोट कर सकते हैं, आगे खुद बनाइए, तभी आपको याददाश्त आएगी इन चीजों की। तो आज हम मेनली कंपटीशन का कर रहे हैं, नॉन एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी वाले बच्चों को सुनने का मन है सुन सकते हैं, लेकिन पिछली क्लास की डीपीपी भी कर सकते हैं। थोड़ी देर में मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस पे शिफ्ट होंगी। एनी क्वेश्चन? अच्छा एवरीवन, सो अगर आपके पास टोटल एनर्जी है तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी भी है। पोटेंशियल एनर्जी के लिए बस ट्वाइस करना है, काइनेटिक एनर्जी के लिए बस पॉजिटिव करना है। एन अवस्थी बुक जो मैंने आज बोली, अगर आप उठाएंगे कम से कम भी, अगर एनर्जी के ऊपर 50 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन काइनेटिक एनर्जी पे हैं। सबसे आसान काइनेटिक एनर्जी, आपको क्या करना है, आगे पॉजिटिव साइन ही तो लगाना है। तो जो एनर्जी चल रही थी वो क्या थी एक्चुअली में, पॉजिटिव में
काइनेटिक एनर्जी। तो इतना पकड़ लेंगे सारे बच्चे, आगे चल सकते हैं हम। चलिए अब आ जाते हैं हम उस पे जो एनसीईआरटी का बेसिक क्वेश्चन है। तो नाउ आई नीड एवरीबडी हियर। अब तक तो सारा कंपटीशन का एक आपको आइडिया दिया जा रहा था और उसके क्वेश्चन एंड में लूंगी। अब एक क्वालिटी क्वेश्चन मेरे पास रह गया था लास्ट क्लास में, ट्रांजिशन वाला। लास्ट क्लास में आपको, हाँ जी, ये वाला हो गया था, बस मैं यहीं से स्टार्ट करूंगी कि किसी को स्टेप ना मिस हो रहा हो, किसी को दिक्कत ना आए। तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने नोट कर लिया था, नोट करने की जरूरत नहीं है आपको, सबको मैंने कहा था, ये तो हर पेपर में छप चुका है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन फोर्थ लेवल से सेकंड लेवल पे गिर रहा है, तो ये मैंने लास्ट क्लास में आपको बांध के भेजा था, फोर्थ से सेकंड पे अगर गिर रहा है तो एनर्जी क्या होगी, एमिट होगी। अगर लोअर से हायर पे जा रहा है तो एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब। और अगर हायर से लोअर पे आ रहा है तो एनर्जी क्या होगी, एमिट होगी। ठीक है, ये बड़ा क्लियर, लाइफ में भी यही कि आप नीचे की सीढ़ी से जब ऊपर की सीढ़ी जाते हैं तो आपको दम लगाना पड़ता है, एनर्जी इज नीडेड। सो अब 4 से 2 में जा रहे हैं, उसके लिए आपको एक फॉर्मूला मैंने दिया था कि आज के बाद ट्रांजिशंस के लिए आप यही फॉर्मूला नोट करेंगे। किसी के पास अगर अभी ये फॉर्मूला नहीं है तो नोट कर लीजिए एवरीवन, जो भी लास्ट क्लास में नहीं थे, रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं देख पाए, अगर ये वाला फॉर्मूला नहीं है तो ये नोट कर लीजिए कि अगर एक लेवल से दूसरे लेवल पर इलेक्ट्रॉन जाता है तो उसमें एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और इवॉल्व्ड कैसे निकाली जाती है। अब इसकी थोड़ी और प्रैक्टिस करेंगे। फॉर्मूले में क्या किया था वो सारा मैंने लास्ट क्लास में एक्सप्लेन किया था। 21.8 इंटू 10⁻⁹ मैंने कॉमन ले लिया, आप 2.18 लेते हैं वही रखिएगा राइमिंग वाला। 1 बाय इनिशियल स्क्वायर माइनस 1 बाय फाइनल स्क्वायर। इनिशियल मतलब कहां से इलेक्ट्रॉन चला, फाइनल मतलब कहां पे जाके इलेक्ट्रॉन लैंड किया या गिरा। ट्रांजिशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? इसके बाद वाले पार्ट को हम डिस्कस कर चुके थे, आज मेरा फोकस मेनली एनर्जी पे है, तो पहले एनर्जी को पकड़ते हैं। तो आज का सही तरीके से बेसिक की शुरुआत, अभी थोड़ी देर सब लोग मेरे को यहीं चाहिए, आई डोंट नीड एनीबॉडी टू बी विद पेन पेपर, सब लोग यहाँ चाहिए। इसके बेसिस पे मेरे आगे का आज की क्लास का नैरेटिव डिसाइड होगा। अगर मेरे को कोई कहे फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी निकालिए हाइड्रोजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन की, हाइड्रोजन में होता ही एक इलेक्ट्रॉन है, उस इसकी लैंग्वेज को समझो, क्योंकि आपको प्रॉब्लम ये नहीं आएगी कि आपको आता नहीं है, फॉर्मूलाज है और तीसरी क्लास है, आपको प्रॉब्लम ये आएगी पूछा गया है क्योंकि ज्यादा इंफॉर्मेशन आ गई। तो इसमें क्या पूछा है, आप फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी निकालो इलेक्ट्रॉन की जो कि हाइड्रोजन एटम में है। फर्स्ट एक्साइटेशन का मतलब पहले तो मेरे को पता होना चाहिए वो इलेक्ट्रॉन है किधर, ग्राउंड स्टेट में। ग्राउंड स्टेट क्या होती है, फर्स्ट ऑर्बिट। एक्साइटेशन का मतलब क्या है, फर्स्ट से उछल के किस में गया, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। अब इन्होंने फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ना बोल के क्या बोल दिया, फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी बोल दिया। तो फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी मतलब पहली एक्साइटेड स्टेट में कूद के अगर इसको जाना है तो निकालो कितनी एनर्जी। तो वहां आते ही मेरे को ये चीज डायग्राम में मैंने जरूर लिखी हुई है, बट आपको पता है ये इस लायक मैंने आपको बना दिया कि पक्का इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में था और कूद के किस में जाना है उसको, उसकी पहली एक्साइटेड स्टेट दैट इज ऑर्बिट नंबर 2, उसमें जाना है। तो एक्साइटेशन एनर्जी इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट इलेक्ट्रॉन टू नेक्स्ट हायर लेवल और एनी हायर लेवल, ये आप सबको पता है। तो फर्स्ट एक्साइटेशन का यानी आपका क्वेश्चन शुरू होगा, पहले आप ट्रांजिशन मेंशन करोगे, 1 से गया 2 पे। जैसे ही आप इस क्वेश्चन को पढ़ रहे होगे आपको पता लग जाएगा लोअर से हायर जा रहा है, इसका आंसर पक्का पॉजिटिव में आना है, क्योंकि एनर्जी एब्सॉर्ब्ड इज गिवन अ कन्वेंशन पॉजिटिव, एनर्जी इवॉल्व्ड इज गिवन अ कन्वेंशन नेगेटिव। तो पहले ही पता है इसका आंसर पॉजिटिव में आना है मेरे पास। अब वो फॉर्मूला जो मैंने आपको पिछली स्लाइड पे कहा सबके पास होना चाहिए, विच सेज किसी भी लेवल से किसी भी लेवल पे इलेक्ट्रॉन जा रहा है, आप आंख बंद करके फॉर्मूला इस्तेमाल करिए जो लास्ट क्लास में डिराइव किया था। कर लिया मैंने इस्तेमाल। अब क्या है इसमें 21.8 इंटू 10⁻⁹, यहां क्या लिखा, इनिशियल, इनिशियल क्या था 1 स्क्वायर, फाइनल क्या था 2 स्क्वायर। आ गया मेरे पास, सिर्फ इतना ही तो सॉल्व करना है मेरे को, मैं अभी इसको हाथ भी नहीं लगा रही, मेरे को सिर्फ इतना सॉल्व करना है। और इतना सॉल्व करने के बाद 3/4 आ गया, बड़ा इजीली मैं शायद इसको 3/4 को सॉल्व करने लायक हूं, इजीली हो जाएगा मुझसे सॉल्व, 0.75 शायद। तो ये 3/4 वैसे ही 0.75 है, एंड में आप सॉल्व करके इसकी एनर्जी निकाल के दोगे।
तो ट्रांजिशन वाले क्वेश्चन, ये सबसे पहला क्वेश्चन है आपके स्कूल पेपर्स का। अगर बोहर से कुछ आता है तो यही आता है। कोई 1 to 2 कर देता है, कोई 4 to 2 कर देता है, कोई 2 to 4 कर देता है, बस इसी में बदलते रहेंगे। मैं इसके ऊपर बहुत ज्यादा नहीं डिले लगा करूंगी, ये आप कर लेंगे। नाउ डू इट इन योर कॉपी विदाउट द हेल्प ऑफ बोर्ड। अपनी कॉपी में खुद से करिए, बोर्ड राइट। अब आ जाते हैं, ये भी स्कूल का ही क्वेश्चन है, इसको भी थोड़ा डिफरेंटली है, नॉट सिमिलर, लेकिन सुनिए, सभी लोग सुनिए। यहां से क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बेटर होना शुरू हो जाएगा। आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन इन एक्साइटेड स्टेट इज इतनी। जैसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे आ जाए ना, समझ लो वो स्कूल पेपर के बजाय कोशिश है, वो कंपटीशन का है। यूजुअली आई एम नॉट डिफाइनिंग इट, बट ज्यादातर। एनीवेज, आपको क्या निकालनी है? आयोनाइजेशन निकालनी है। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या थी? आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी थी किसी एटम में जो भी इलेक्ट्रॉन है, सपोज हाइड्रोजन, उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, उसका एक इलेक्ट्रॉन ही उसका पहला इलेक्ट्रॉन है, तो मैं कहूंगी किसी भी एटम में उसका सबसे बाहर वाला, सबसे लूजली बाउंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन अगर आप निकालते हो, उसको निकालने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है उसको क्या कहते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी। लास्ट क्लास में इसके ऊपर पूरा डिस्कशन हुआ था कि हाइड्रोजन एटम से आप एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो क्या बनेगा? आयन ही तो बनेगा। तो इस प्रोसेस का नाम कह दिया आयोनाइजेशन, इसमें रिक्वायर्ड एनर्जी का नाम कह दिया आयोनाइजेशन एनर्जी। तो ये क्या हुआ? आयोनाइजेशन एनर्जी हुई। तो अब इस क्वेश्चन में मेरे को आयोनाइजेशन एनर्जी मांग रहे हैं, ना काइनेटिक एनर्जी ना टोटल एनर्जी। मेरे से क्या मांग रहे हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी। एक्साइटेड स्टेट इज दिस। आयोनाइजेशन एनर्जी निकालिए हाइड्रोजन की, एक्साइटेड स्टेट में है वो ग्राउंड स्टेट में नहीं है। अगर वो ग्राउंड स्टेट में होता तो मेरी क्लास मुझे हेल्प करे। अगर वो ग्राउंड स्टेट में होता, ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या है? पहला ही ऑर्बिट, तो कितनी एनर्जी देनी पड़ती? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर तो लंबा लिखती मैं, फिर तो सीधे ही भाई जितनी एनर्जी उसकी है, और बोहर के फॉर्मूले से पिछली क्लास में हम बता चुके हैं, पहले वाले ऑर्बिट में एनर्जी होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तड़ाक से आपने कहना था इस ऑर्बिट में से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो +13.6 दे दो, ये हो गई आयोनाइजेशन एनर्जी। बट इसके लिए तो वो पूछ ही नहीं रहे। वो किसके लिए पूछ रहे हैं? वो पूछ रहे हैं एक्साइटेड स्टेट वो वाली। आयोनाइजेशन ऑफ हाइड्रोजन इन एक्साइटेड स्टेट इज दिस। किसी एक एक्साइटेड स्टेट में, अभी रुको रुको, किसी एक एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन की आयोनाइजेशन एनर्जी इतनी थी। मतलब उस एक्साइटेड स्टेट की टोटल एनर्जी कितनी थी? यही थी टोटल एनर्जी, जितना ही देना पड़ता है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट विल बी द एनर्जी ऑफ फोटोन एमिटेड व्हेन इट रिटर्न बैक टू द ग्राउंड स्टेट? अब आप समझिए कितना इनडायरेक्ट है। ये स्कूल पेपर का क्वेश्चन कतई नहीं है, तो एनसीईआरटी वाले तो यहाँ दिमाग भी ना लगाएं कि वो उनके लिए तो टॉर्चर होगा। ये है अच्छा जेई एडवांस और जेई मेंस का क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन का डायग्राम बनाती हूँ। मुझे कहा गया है हाइड्रोजन के अंदर एक एक्साइटेड स्टेट है जिसकी एक्साइटेशन एनर्जी है 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी इतनी है, यानी उस ऑर्बिट की एनर्जी कितनी रही होगी? -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो पहले तो मेरे को निकालना पड़ेगा भाई स्टेट कौन सी है। ये ऑर्बिट नंबर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। पहले तो मेरे को ये लड़ाई जीतनी होगी, जीतेंगे वो लड़ाई भी। फिर कहा है अगर इस एक्साइटेड स्टेट से, सपोज ये एक्साइटेड स्टेट आपकी चौथी आती, यहां बैठा है इलेक्ट्रॉन किसी के दम पे, लेकिन वापस तो उसको घर आना है, ग्राउंड स्टेट पे तो आना है। जैसे ये इलेक्ट्रॉन लौट के ग्राउंड स्टेट पे आएगा, वो कितनी एनर्जी एमिट करेगा? पहली स्टेज, दूसरी स्टेज, उसकी वेवलेंथ कितनी होगी? तो पहले बताइए, इस फोटो से, इस पिक्चर से क्वेश्चन क्लियर हुआ कि मेरे को ये भी नहीं बता रखा कहां से गिरना है इलेक्ट्रॉन ने, लेकिन गिरना है बस। तो कहां से गिरना है, दैट इज माय फर्स्ट जॉब। तो अब मेरे को पता है आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, जितनी उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है उसको उस नेगेटिव में लिख दो। तो जब मेरे को पता है कि उस स्टेट की एनर्जी इतनी है, अब थोड़ा ध्यान से, मुश्किल पार्ट है। मुझे पता है ये कौन से स्टेट की एनर्जी है, नो आइडिया। अभी मैं सोच भी नहीं रही है कौन से स्टेट की एनर्जी है। मैं ये सोच रही हूँ किसी भी एक एक्साइटेड स्टेट की इतनी एनर्जी थी, टोटल एनर्जी इतनी इन एनी एक्साइटेड स्टेट। अब टोटल एनर्जी
आपको पता है जब ये एक्साइटेड से ग्राउंड स्टेट में आएगा तो किस में गिरेगा, N1 से, N1 के अंदर गिरेगा। यानी कि जिस लेवल पर था उसकी एनर्जी इतनी, बच्चों जिस पे गिरना है उसकी एनर्जी तो पता ही है हमको इतनी। आई एम नॉट इंटरेस्टेड कौन सा लेवल था, मुझे क्या करना है। वैसे तो पूछा ही नहीं क्वेश्चन में किस एक्साइटेड स्टेट में था। 1 मिनट में बता दोगे आप लोग किस में था, मैं पूछ ही नहीं रही वो। ये जेई का क्वेश्चन है, नीट का क्वेश्चन है कि जो आप सोच रहे हैं वो आपसे पूछा ही नहीं जा रहा। आपको इतना पता लग गया भाई एक्साइटेड स्टेट में था तो इसकी एनर्जी थी -0.85, ग्राउंड स्टेट में आया तो इसकी एनर्जी -13.6। तो इन दोनों का गैप कितना निकाल लो, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल कितना है, कहां गिर रहा है, -13.6, माइनस इनिशियल कितना है जहां पे ये था 0.85। कितनी एनर्जी का गैप आया, यानी गिरते हुए इसने इतनी एनर्जी को एमिट किया, +12.75। अगर तो अब इसके बाद जिन लोगों ने पिछली क्लासेस नहीं लगा रखी, न्यू है, उनके लिए इसके आगे दिक्कत आएगी। मान लीजिए एनर्जी इतनी थी, मान क्या लीजिए निकाल लिया मैंने, इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले लेवल से ग्राउंड स्टेट में आके गिर रहा है तो वो इतनी एनर्जी एमिट कर रहा है। जब वो इतनी एनर्जी एमिट कर रहा है तो मेरी पूरी क्लास जानती है डेल्टा ई क्या होता है, hc/λ। सो इफ इट इज hc/λ, h आप जानते हैं, c आप जानते हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट, h आप जानते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट है, और लैम्डा हमें पूछा गया है शायद क्वेश्चन में, फ्रीक्वेंसी पूछी है कि वेवलेंथ, एनर्जी पूछी है। मैं आगे आगे बह गई हूं, तो एनर्जी के आगे भी पूछ सकते थे, मतलब मैं तो सोची हूँ सारा कुछ ही इसमें बता दूं। एनर्जी पूछिए तो क्वेश्चन मेरा क्लोज। ये होता है जेई और नीट का क्वेश्चन तो यहां बंद होता है, ये नॉर्मली आप देखोगे। और यही जेई एडवांस का क्वेश्चन होता है, सबको पता है बच्चा थक गया है यहां तक, पहले तो वो क्वेश्चन समझे, फिर वो उसका जुगाड़ निकाले, फिर उसकी कैलकुलेशन करे, हमारा तो स्टेमिना वहीं मर लेता है। जेई एडवांस अगले स्टेप तक आता है, तो तुम लोगों को इतने लेंदी क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो डेल्टा ई के ये एक अच्छा क्वेश्चन था, स्कूल पेपर में मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही इसको, लेकिन आएगा तो 3 या 4 नंबर का आएगा। क्लियर एवरीवन? तो हाँ जी, आंसर अब ये भी बात पकड़ लेते हैं। पहले बताओ यहां वैल्यू क्या आई, पॉजिटिव आई कि नेगेटिव आई, दोबारा देखो, नेगेटिव ही आई। अब ये नेगेटिव का पिछली क्लास से मैं क्या मतलब लेके चल रही हूं, एनर्जीज इवॉल्व। हर बार बोला इस नेगेटिव का मैथमेटिकल कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, आप आज मानो 6 महीने बाद मानो, मानना तो पड़ेगा इस बात को। दिस नेगेटिव जो भी आपने इसमें, मैंने तो लिखा भी नहीं नेगेटिव, क्यों, क्योंकि अब मुझे पता है ऊपर से ही बात हो रही है कितनी एनर्जी एमिट होगी, तो मैंने आंसर नेगेटिव में दे दिया। इस नेगेटिव का कोई मैथमेटिकल रिस्पेक्ट मत देने के चक्कर में पड़ जाना अगर नेगेटिव आ रहा है। इस नेगेटिव का एक ही मतलब है, एनर्जी इवॉल्व हुई है। फिर तुम यहां नेगेटिव दोगे तो मैं तो कह दूंगी हाँ नेगेटिव दो, तुम कहोगे वेवलेंथ और वेलोसिटी कैसे नेगेटिव में हो सकती है, खुद ही सोचो, बेवकूफी हो रही है, 2 + 2 5 थोड़े होता है, तो जो है ठीक है। तो नेगेटिव के लिए अब दोबारा नहीं, आप ट्रैप में आएंगे, डन, क्लियर, आएंगे तो फिर मेरा डेली क्लास टेस्ट विल टेक केयर ऑफ दैट। इसके आगे चलते हैं, अब आ जाइए पिछली क्लास और छोटे छोटे ट्रिकी क्वेश्चंस। जैसे ये क्वेश्चन आपके सही होने लग गए, मैं बोहर की सक्सेस, बोहर का पूरा कंसोलिडेशन करूंगी। चेक, ये डायग्राम सबकी कॉपी में होना कंपलसरी है, सबकी कॉपी में। एक बार आप इत्मीनान से बना लेंगे तो आपको याद रहेगा। ये हाइड्रोजन एटम है, अब मैंने गोल गोल नहीं बनाया, ये हाइड्रोजन एटम है, ये उसका n = 1 है, n = 2, n = 3, और करते करते इनफाइनाइट ऑर्बिट्स, ये उसके ऑर्बिट्स हैं। अगर पहले ऑर्बिट में है इलेक्ट्रॉन तो उसकी एनर्जी आई होप हमको याद है -13.6, दूसरे ऑर्बिट में है तो -3.4, तीसरे में है -1.51, वॉटेवर आगे की खुद लिखना, घर पे यहां मत करना। जब घर पे आप इस लाइंस को पूरा करेंगे तो आपको और फायदा होगा, आप उसको रिटेन करेंगे। बनाइए इसको इन्फिनिटी पे, मैं बार बार याद दिलाना चाह रही हूं किसी ना किसी बहाने से कि जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होता है तो उसकी एनर्जी 0 होती है। और आज इस पे पकड़ूंगी आपको, सिर्फ इस डायग्राम पे फोकस करना, साथ में जो रामायण लिखी है बाद में बात करेंगे, पहले इस पे फोकस करो। बन गया डायग्राम सबके पास? अब छोड़ दो पेन, टोटल छोड़ दो, आधे क्वेश्चन तो तुम्हारे इस डायग्राम को देख के ही हो जाएंगे, +- 11th का बच्चा कर लेगा, ठीक है।
आप एक चीज देखिए, इस डायग्राम को मैं थोड़ा सा अब जूम कर रही हूं। अगर इस चैप्टर के अंदर आपके पास ये डायग्राम है तो आपको वाकई ट्रिकी क्वेश्चन से तो डरने की जरूरत नहीं। पहले लेवल की एनर्जी दिख रही है सबको, -13.6। जैसे जैसे मैं न्यूक्लियस से दूर जाती जा रही हूं, एनर्जी क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है, माइनस में कम हो रही है। तो यहां माइनस को इज्जत देनी है। वहां मैंने कहा था माइनस को कोई मैथमेटिकल रिस्पेक्ट मत दीजिए, यहां माइनस को इज्जत देनी पड़ेगी। बस यहीं हम फंसेंगे, क्या है ये एक ही जैसा क्यों नहीं चलाते हो आप? तो जो है सबसे कम एनर्जी ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी, सेकंड एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी। जैसे जैसे मैं आगे आगे ऑर्बिट्स में जा रही हूं वैसे वैसे आपस का एनर्जी गैप छोटा होता जा रहा है। यानी कि बहुत ध्यान से सुनिएगा, कोई इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट पे वापस गिरता है आके तो वो काफी एनर्जी लिबरेट करेगा। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन फिफ्थ से फोर्थ पे गिरता है तो वो जरा सी एनर्जी लिबरेट करेगा, क्योंकि उनमें गैप ही कम है। आप ये सोचते हो फिफ्थ वाले की तो बहुत ज्यादा एनर्जी है। अगर फिफ्थ वाला फर्स्ट पे गिरे, मैं वो बात नहीं कह रही, मैं सिंपली एक बात कह रही हूं, इन दोनों के बीच में जो एनर्जी गैप है वो सबसे ज्यादा है, अगर कॉन्जिक्यूटिव सक्सेसिव लेवल्स की बात करूं तो। सो कहने का मकसद ये, जो ग्रीन लाइन से मैंने बताया वो गैप है। अब आप लोगों से एक सवाल है, आप मुझे बताइएगा, एक इलेक्ट्रॉन जो लेवल 2 में बैठा था वो 1 में गिरेगा तो आपको दिख रहा है कितना एनर्जी गैप, और आप बड़े मजे से इसका डिफरेंस निकाल के मेरे को दे भी दोगे 10 पॉइंट समथिंग। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। अगर ये डायग्राम समझ आ गया तो साथ की चीज को खुद ही बता लोगे मेरे को। मेरा सवाल ये है, अगर इलेक्ट्रॉन को मैं थर्ड से 1 पे गिराऊं, किसमें एनर्जी ज्यादा लिबरेट होगी, थर्ड से 1 की सेकंड से 1? थर्ड से 1, इसको भूलना मत, है कुछ भी नहीं लेकिन भूलना मत। लेकिन अगर मैं उसी इलेक्ट्रॉन को थर्ड से 2 पे गिराऊं, किसकी एनर्जी सबसे कम? थर्ड से 2 वाली। तो ये डायग्राम रहेगा ना तो तुम्हें कम ज्यादा का तो एटलीस्ट पता होगा। थर्ड से 2 पे सबसे कम एनर्जी गैप, उसके बाद 2 से 1 पे सबसे ज्यादा एनर्जी गैप किसमें है? 3 से 1 पे। तो एनर्जी गैप को इस तरह से अगर आप समझ लेंगे तो आपकी इस चैप्टर में बहुत बड़ी स्ट्रगल खत्म हो जाएगी। दो सक्सेसिव लेवल्स की बात है तो बहुत सिंपल है, बट अब दो सक्सेसिव में थोड़ी पूछेंगे। एक मैं पूछ लूंगी फोर्थ से फर्स्ट पे आ रहा है, एक मैं पूछ लूंगी 6 से 2 पे आ रहा है, आप सोचते रहो। फर्स्ट कैटेगरी। अच्छा, इसमें मैंने ये भी दिखाने की कोशिश की इनफाइनाइट पे 0 होता है, कहीं आप भूल ना गए, बार 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 मैं उसको पकड़ूंगी। सो अब अगर फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट पे मेरे को एक्साइट करना है तो मैं क्या करूं, कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? आपसे पहला सवाल, कोई एनर्जी के फॉर्मूले शॉर्मूले की जरूरत नहीं है। अगर आपसे मैं स्कूल लेवल एनसीईआरटी लेवल पे पकड़ के बात करती, आएगा वहां भी ये क्वेश्चन आएगा, वहां आप डायरेक्ट नहीं दे पाओगे। क्वेश्चन क्या कह रही हूं, इलेक्ट्रॉन अगर फर्स्ट से सेकंड लेवल पे जंप करता है, एवरीवन, इलेक्ट्रॉन अगर फर्स्ट से सेकंड लेवल पे जंप करता है तो हाउ मच एनर्जी मस्ट बी नीडेड? तो अगर स्कूल पेपर है, आप सबके लिए मजबूरी आपको ये देना पड़ेगा, नहीं तो 0 नंबर आएंगे। पहले तो आप ट्रांजिशन आइडेंटिफाई करोगे फर्स्ट से सेकंड, ट्रांजिशन आइडेंटिफाई करते यही तो था फर्स्ट से सेकंड। सोचो जेई नीट जहां मेरे को 1.5 मिनट में एक क्वेश्चन करना है और वो भी सही करना है, अदरवाइज मेरा नेगेटिव मार्किंग है, तो वहां मैं नहीं जाऊंगी इतने लंबे मेथड्स, और मैं किसी को सजेस्ट नहीं करूंगी ये मेथड पकड़ो। फॉर्मूला लिखने लिखने में तुम्हारे 15 से 20 सेकंड जाएंगे। इनिशियल पहले था कि फाइनल पहले था, माइनस बाहर लिया था कि नहीं लिया था, 10 की पावर -18 थी कि 19 थी, ये 3 कंफ्यूजन तो रेडीमेड आए पड़े हैं हर बच्चे के साथ। तो गेट ओवर दिस फॉर्मूला टिल स्कूल ओनली। इसके बाद अगर ये डायग्राम तुमको याद है, तुम्हें जरूरत ही नहीं है, मैं सीधे कहती हूँ फर्स्ट से सेकंड, मुझे पता है ना 13.6 से 3.4 का गैप ही तो है, मैं काहे वो इतना लंबा प्रॉब्लम साथ लेके चलूं। तो मैंने जब गैप देखा तो कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी? 10.2, खत्म मेरा क्वेश्चन। वो डेल्टा ई मैं इतना लंबा क्यों संभालू? दिस इज कॉम्पिटिशन, दैट वाज स्कूल, ये फर्क है दोनों में। तो क्लियर हो गया आप लोगों को इतना? एवरीवन सिटिंग इन माय क्लास, आगे चले। फर्स्ट से 3 की एनर्जी देखना कितनी है, चेक करना मैंने कुछ गलती तो नहीं करी।
फर्स्ट से थर्ड की एनर्जी चेक। फर्स्ट की एनर्जी कितनी है? अब देखो फर्स्ट से थर्ड की एनर्जी है, फर्स्ट से थर्ड जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो रहा है तो मुझे फाइनल माइनस इनिशियल करना चाहिए। तो फाइनल क्या है? छोटी वैल्यू के आगे नेगेटिव, इनिशियल क्या है? बड़ी वैल्यू के आगे नेगेटिव। तो जो मैथ्स को भी रिस्पेक्ट देना चाहें तो माइनस इसके आगे आ जाएगा, तो अपने आप आपका आंसर किस में आएगा? प्लस में, मींस एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड। और मैं क्यों मैथ्स में जाऊं, केमिस्ट्री मुझे पता है लोअर से हायर जाना है तो एब्जॉर्ब होनी है, दी एंड। किसी को शौक है वो चला जाए, मेरे को तो पता है कि मेरे को फर्स्ट से थर्ड, मैंने पहले एक्साइट लिख दिया, एक्साइट करने के लिए एनर्जी चाहिए ही चाहिए। इसी तरह से अगर अब आपको कहा जाए, मैं अपने वर्ड्स में ही वो इस्तेमाल करती हूँ कि गलती ना हो, सेम गोज फॉर यू। खुद ही देखो ना, सेकंड से थर्ड गिर रहा है, गिर रहा है मतलब ऊपर वाले से, सॉरी सेकंड से थर्ड तो जा रहा है। अगर मैंने थर्ड से सेकंड दिया होता तो मेरे वर्ड्स क्या होंगे? अगर मैं थर्ड से सेकंड बोलूं, थर्ड से सेकंड गिर रहा है, गिर रहा है मतलब एनर्जी इवॉल्व होगी, इवॉल्व होगी मतलब एनर्जी नेगेटिव में होगी। अब मैंने आपको 3 ट्रांजिशंस दिखाए हुए हैं यहाँ पे, चेक। जब मैंने आपको कहा सक्सेसिव लेवल का तो आपसे पूछेंगे नहीं क्योंकि आपसे गलती नहीं होगी। आपसे अगर मैं पूछ लूं 1 से 2 में एनर्जी ज्यादा चाहिए होगी जाने में कि 2 से 3 में, यहां से भी दिख रहा है 1 से 2 में इतनी है, 2 से 3 में इतनी है, तो ज्यादा एनर्जी तो 1 से 2 में ही चाहिए। अदरवाइज कोई और तरीके से सोचो तो 3 वाला है, 3 बहुत दूर है, शायद उसमें जाने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए। नहीं, सक्सेसिव जैसे जैसे जाते जाओगे आप वैसे वैसे लेवल पास आते जाते हैं। तो इस डायग्राम से अगर आप इसके साथ लिखी चीजें तो आपके लिए ओरल होना चाहिए आई थिंक। वो जो आपके डेल्टा ई वाले लंबे न्यूमेरिकल्स हैं जेई नीट में, कृपया ऐसे करें। मान लो ऑप्शन में दे रखा है जूल्स में, तो क्या प्रॉब्लम है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल का कन्वर्जन तो देखे आई हूं मैं आपको, आप इजी से करिए, आई विल फोर्स यू, क्योंकि आपको 50 सेकंड में करके अपना टाइम फिजिक्स और मैथ्स के लेंदी क्वेश्चन के लिए बचाना है या बायो के और फिजिक्स के टफ क्वेश्चंस के लिए बचाना है। कुछ तो केमिस्ट्री में हम इजी कर ले। तो आपको ये नहीं सोचना कि 2 मिनट में एक क्वेश्चन होता है, कोई क्वेश्चन 1 मिनट में भी करना है। यस, नहीं अभी करते हैं ना, वो बात ये है ना कि अब तुम जब घर जाओगे ना शायला, तो फोर्थ फिफ्थ सिक्स की क्यूरियोसिटी में निकालोगे तो सही, ज्यादा से ज्यादा उसी वक्त निकाल लोगे। मैं अभी भी कहूंगी उस मेथड के बजाय इस पे जाना कि इसमें क्या करना पड़ेगा फिफ्थ के लिए, -13.6। अच्छा हाइड्रोजन है तो जेड स्क्वायर तो मैं लिख ही नहीं रही। फिफ्थ के लिए क्या होगा, सिक्स के लिए क्या होगा, 36 से डिवाइड करो, यहीं आ जाओ। उस फॉर्मूले में वो माइनस में इनिशियल आगे होगा कि फाइनल होगा, इसी में ही तुम लुढ़क लोगे। तुम छोड़ो, हम गलत कर जाते हैं, हमसे हो जाता है जब इतने सारे फॉर्मूला मिक्सड अप होते हैं तो सोचना पड़ता है। ठीक है, हाँ जी, एनीथिंग, एवरीवन। तो अब मैं किसी लेवल से भी किसी लेवल पे जाने की बात करूं, बेशक आपको टाइम लगे लेकिन इस्तेमाल यही मेथड करना। स्कूल में कृपया ये मेथड मत इस्तेमाल करना, और अपने स्कूल टीचर को जाके कहना भी मत कि हमारी मैम ने कहा था ये मेथड सही है कर दो, तुम्हारी मैम मैं नहीं हूं, वहां है, मेरे मेरे कोई वैल्यू नहीं है, कहीं मेरे साइन की कोई वैल्यू नहीं है, आपके स्कूल टीचर के साइन की वैल्यू होगी प्रैक्टिकल्स 12th में। तो कहीं भी उनसे भिड़ने की जरूरत नहीं है कि हमारा मेथड क्या गलत है, जो तरीका है उसे फॉलो करिए। क्लियर एवरीवन? अब अच्छे क्वेश्चन 2-4 पूछ लूं आप लोगों से, एवरीवन। चलिए, ये किसी को नोट करना है यहाँ का तो मोस्ट वेलकम, करना है तो ट्रांजिशन नोट कर लो, एनर्जी घर पे निकाल लेना। 1 से 2, 2 से 3, 1 से 3, ट्रांजिशन नोट करिए, उसकी एनर्जी खुद हाथ से घर पे निकालिएगा, आपको आ जाएगी। अब हम चलते हैं इसके आगे और कुछ अच्छे क्वेश्चंस पे कि क्या क्वेश्चंस मेरे से और एनर्जी में पूछे जा सकते हैं या बोहर की और सक्सेस क्या है। ठीक है, चलेगा? चलिए, अब अगर ये डायग्राम मेरे को याद है, मैंने वो डायग्राम एज इट इज कॉपी कर लिया, अब दोबारा आप नहीं बनाओगे, मैं आपको दिखाना चाह रही हूं। अगर डायग्राम याद है तो क्वेश्चन कैसे करना है, ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस में है, लेवल 1 लेवल 2 कहीं भी मिल सकता है ये। इट्स अ गुड क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल चेक, डायग्राम सबको याद है, सबको पता है 4 से 2 जाएगा तो एनर्जी एमिट होगी, 5 से 1 जाएगा तो भी एनर्जी एमिट होगी। सारे मैंने आपके गिरने वाले लिखे हैं, सब में एनर्जी एमिट होगी, आंसर नेगेटिव में आएगा, पहले ही पता है मेरे को। अब मेरा क्वेश्चन क्या है, कोई भी अभी नोट करने की जल्दी में ना रहा है, रिपीट है। इस क्वेश्चन को शायद आप लोगों में से कोई अपने दिमाग से खुद ही बता दे, आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन। व्हाट विल वेयर सॉरी इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा
अगर उसको इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब कराई गई हाइड्रोजन एटम में तो कहां जाएगा? लेवल 2 पे। 1 से 2 मत बोलो, ऑप्शन ही नहीं होगा 1 से 2। ऑप्शन क्या होगा? 1 2 3 4 सेकेंड ऑर्बिट। आपको कुछ कैलकुलेशन करनी पड़ी? नहीं। कट सी दिस डायग्राम। अगर मैं उस दिन डायग्राम भूल गई, क्योंकि क्या पता मैं भूल जाऊं, हालांकि तो हम भूलने नहीं देंगे 2 साल, हमारी हमारी मेहनत होती है, हम नहीं भूलने देते। अगर मैं भूल जाऊं तो मेरे पास क्या तरीका है? आना तो वो भी चाहिए ना मेरे को। नहीं रहा उस दिन याद, भाई हो गए पैनिक, नहीं रिवाइज कर पाए, तो अब सोचिए मेरे साथ उस तरीके को। मुझे पता है इस डायग्राम को देख के आप उड़ा दोगे इन क्वेश्चंस को, बट अगर ये डायग्राम ही उड़ गया तो हम क्या करेंगे? आई नो हम उड़ गए। सो दैट्स व्हाई आई एम कमिंग अप विद समथिंग एल्स, कि अब सुनिए, डेल्टा ई क्या है? एनर्जी। आप कितनी जबरदस्ती उसको एनर्जी एब्जॉर्ब करवा रहे हो, वो गिवन है। यानी डेल्टा ई तो आपको ऑलरेडी गिवन है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, किस एटम की बात हो रही है? हाइड्रोजन की। पक्का वो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में है, राइट? डेल्टा ई करना था, मैंने एच कर दिया, सॉरी। तो डेल्टा ई क्या होता है? डेल्टा ई होता है ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। अब मेरे को तो पता है कि ई इनिशियल कितना है। क्यों भाई? ई इनिशियल कितना है ग्राउंड स्टेट का? तो ये था मेरे पास 10.2, और ये पता नहीं, यही तो पूछा कहां जाएगा उछल के। माइनस माइनस 13.6, तो निकल जाएगा। यहाँ पे क्या आना है? तो यहां आंसर आया, जो भी आपका फाइनल लेवल होगा उसकी एनर्जी होगी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेरे पास ऊपर का डायग्राम भूल गया भाई, आज के 2 साल बाद की बात कर रही हूं मैं। तो मैं क्या करूंगी? तो मैं करूंगी, मुझे पता है एनर्जी का फॉर्मूला है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर। जिस लेवल में इलेक्ट्रॉन उछल के गया है उसकी एनर्जी कितनी है? एन निकाल लूंगी, कौन सा ऑर्बिट था। तो कितनी है उसकी एनर्जी? -3.4 इज इक्वल्स टू -13.6 बाय एन स्क्वायर। इन सबको निपटाया, एन का लेने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे तो वो 4 आ रहा है, दिख ही रहा है अभी से ही। अगर मैं इसको सॉल्व करूं, 3 4 12 होता है ना, तो 3.4 13.6 के आसपास ही आएगा। तो यहां पर मेरा एन स्क्वायर क्या आ जाएगा? -13.6 -3.4, कट कटा के मुझे मिला 4, तो एन क्या होगा? 2, अप्रोक्सीमेटली 2। कि अगर मैं भूल भी गई तो कितना लंबा है, भूलने हम नहीं देंगे आपको। जब हम +2 में +1 की रिवीजन कराते हैं, तो +1 की रिवीजन में आपको कोई वो फिर से रदरफोर्ड और वो कहानियां थोड़ी सुनाते हैं, सीधे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बोहर का और एक क्वेश्चन रेडबर्ग का, किल इट, बस हो गया, पूरा चैप्टर है ही कुछ नहीं, यहां तक लाने में मेहनत लगी है। सो इस तरह से आप कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मेरा सजेशन होगा, जिसके पास ये अपनी अलमारी पे स्टिक नोट्स की तरह होगा ना अपने घर पे, उसको इतना भी सहारा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कॉन्फिडेंस लेवल अलग होगा, भूलेंगे नहीं फिर आप, मसल मेमोरी में आ जाता है। रूबिक्स क्यूब किसी ने सॉल्व किया? कोई कोई कहे क्या स्टेप्स हैं तो याद नहीं होते, कुछ टाइम बाद तो तड़ 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 अपने आप होने लगता है। कोई पूछे कैसे किया तो सोचना पड़ता है कि अच्छा ऐसे करते हैं फिर ऐसे करते हैं, वरना वो आपकी मसल मेमोरी में आ जाता है। शुरू में तो हर कोई यूट्यूब से फॉर्मूला डाउनलोड करता है, फिर कुछ दिन लगते हैं, फिर मम्मी को कहा जाता है वीडियो बनाना, मैं 1 मिनट में कर रहा हूँ या कर रही हूँ। मैंने बनाए हैं अपने वालों के, देखो मेरा रिकॉर्ड, कितनी देर में मैं रूबिक सॉल्व कर दूं। वो आपकी मसल मेमोरी में आ गया। ये भी इसी तरह आपकी मसल मेमोरी में आ जाएगा, आपको सोचना नहीं पड़ेगा। पहले वाले का -13 है, ये आपको पक जाएगी बात, हम ही पका देंगे। क्लियर? आगे चल सकते हैं। तो अब ऐसे क्वेश्चन में तो आप लोग उड़ा दोगे, मुझे उम्मीद है। चलो देखते हैं। ऑल योर्स, देखो ही मत नीचे क्या किया हुआ है मैंने, आई डोंट वांट टू शो यू। ऑल योर्स, डू दिस क्वेश्चन, लाना परीक्षित आंसर। हरगुन आंसर। मैंने फर्स्ट टू फिफ्थ दिया है। ओके, फर्स्ट टू थर्ड होगा, चलो देख लेते हैं। मैं कहा फर्स्ट टू फिफ्थ तो मेरे को भी याद नहीं आ रहा मैंने दिया है। तुम्हें याददाश्त से आया तो अब अपने टिपिकल फॉर्मूले से भी कर लो, जो मैंने पिछली स्लाइड पे कराया। याददाश्त चली गई तो क्या करूंगी? जाएगी वो। अभी मैथ्स फिजिक्स का लोड आने दो पूरे साल का।
तो याददाश्त अच्छे अच्छों की जाएगी, तो फॉर्मूला भी होना चाहिए। वही मेथड ना 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 पुराने वाला तो गलती से भी नहीं उठाना, वो वाला डेल्टा ई वाला 21.8, नो, वो फाइनल इनिशियल में उलझ जाओगे, अगली क्लास में एक और फाइनल इनिशियल आना है। तो आगे चले, सुहानी हो गया। मैंने फिर भी कोशिश की हुई है नीचे कुछ करने की, चेक। अगर मेरे को वो लाइनों वाला डायग्राम याद नहीं है तो मैंने किया हुआ है, मैंने तो सजा सजा के करना था इसलिए ज्यादा लगा, आप तो तर 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 करोगे इसको। 13.6 बाय n स्क्वायर ही तो है, ठीक है। मेरे को तो ये पूरा 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 ये भी लिख के देना पड़ रहा है, आप अपने लिए जरूरत नहीं है, बट मुझे क्योंकि सबको साथ लेके चलना है इसलिए जरूरत है। चेक 9 आया आंसर, फिर 3 आया, जो भी। हाँ 8.7 अप्रोक्सीमेटली जब लेवल आएगा ना, आपको पता है लेवल तो या 8 हो सकता है 9 हो सकता है, तो आपको नियरेस्ट इंटीजर पे राउंड करना पड़ेगा, तो 8। तो अब मैं बोहर को कर रही हूँ क्लोज, और बोहर को क्लोज करते हुए मेरे को बोहर की थ्योरी के की पॉइंट्स चाहिए जो आप मेरे साथ साथ नोट करेंगे। ममता अब ये बच्चे मेरे को यहाँ चाहिए, ठीक है। अब बच्चों इधर ही, अर्पित इधर ही, राइट, वृत्ति अब आप लोग इधर ही आइए, वहीं बैठे रहिए, मतलब अब आपके लिए वापस बेसिक क्लोज करना है हमको। तो जितना भी बोहर आपको पढ़ा दिया उसके की पॉइंट्स क्या थे, ऐसी चीजें जो पहले हमें पता ही नहीं थी बिफोर गोइंग फॉर बोहर। बोहर से पहले एक तो एनर्जी का क्वांटाइज्ड होना हमारे लिए बहुत नई बात थी, कि इलेक्ट्रॉन्स के लेवल फिक्स्ड होते हैं एनर्जी के, पहले लेवल की एनर्जी इतनी, दूसरे की इतनी, तीसरे की इतनी। ये बात हमें बैठाने में 3 लेक्चर्स लग गए, उनको तो 13-14 साल लगे कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। दूसरा उनका था जो आपको क्लास 10th में बता के भेजा था, हर ऑर्बिट में मैक्सिमम इतने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। अगर पहला ऑर्बिट है 2 इंटू 1 स्क्वायर, दूसरा ऑर्बिट है 2 इंटू 2 स्क्वायर, तीसरा ऑर्बिट है 2 इंटू 3 स्क्वायर। तो आपको पता है पहले ऑर्बिट में आपने 2 इलेक्ट्रॉन्स भरे हैं 10th क्लास में, दूसरे ऑर्बिट में आपने 8 इलेक्ट्रॉन्स भरे हैं, तीसरे ऑर्बिट में 18, उसके बाद वाले में 32। अब तो आपको भरे बिना पता है बोहर की वजह से कि हम 32 भर सकते हैं, उससे अगले में एंड सो ऑन। 7th ऑर्बिट से आगे में जाना ही नहीं पड़ा, क्योंकि 7th ऑर्बिट तक आते आते पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स ही खत्म हो गए। 7th ऑर्बिट अभी भी आधा भर पाए हैं हम, क्योंकि जितने मेरे पास डिस्कवर हुए हैं वो सारे 6th ऑर्बिट 7th ऑर्बिट तक आते आते एग्जॉस्ट हो गया, उसके आगे मुझे जाना नहीं पड़ा। असली चीज तीसरा पॉइंट एनर्जी, असली तो उनकी की कॉन्सेप्ट या सक्सेस एनर्जी थी। तो पहले 2 पॉइंट नोट हो गए, ये स्कूल पेपर्स में भी पूछा जाता है, सक्सेस ऑफ बोहर डिस्कस कीजिए, की फीचर्स ऑफ बोहर डिस्कस कीजिए। तो क्वांटाइज के नीचे जो मैंने गैप छोड़ा है ना, ये गैप इसलिए छोड़ा है कि जो मैंने उस दिन क्वांटाइज के लिए लिखवाया था फिक्स्ड स्टेशनरी, वो बात आपको यहां लिखनी चाहिए व्हेन यू आर रिपोर्टिंग अ सब्जेक्टिव आंसर, नॉट टुडे। जब कभी भी कल को आप इस बात को कहीं बताते हैं एनर्जी इज क्वांटाइज, तो सामने वाला आपका मुंह देखेगा, हाँ क्या मतलब है इसका, तो आपको क्वांटाइज्ड का मतलब बताना है। मेरे लिए इनफ रिपीटिशन हो चुका है इसका। सेकंड भी हो गया, चलिए थर्ड पे जरा मेरे साथ पहले सुनिए, उसके बाद इकट्ठे लिखिए। आप फंसेंगे तो इसी में फंसेंगे, ऊपर 2 वाले तो फंसने लायक है ही नहीं। एनर्जी को लेके बहुत सारी चीजें दी, पहली बार किसी ने कहा एनर्जी नेगेटिव होती है, की फीचर, साइलेंट फीचर, छुपी हुई बातें। एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी किसी एटम में, सबसे बढ़िया पॉइंट मेरे को ये लगता है, इसको मैं इतना तेज नहीं बताऊंगी, तुम्हारे बहुत सारे सवाल बहुत दिनों से जो आ रहे हैं जिन पे हम हंस रहे हैं, उसका जवाब ये है, किसी भी इलेक्ट्रॉन की एटम के अंदर है, किसी भी इलेक्ट्रॉन यानी मैं हाइड्रोजन ले लूं, कितनी एनर्जी है हाइड्रोजन के अंदर, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जब उस इलेक्ट्रॉन को एटम से पूरी तरह बाहर निकाल दिया, कितनी है उसकी एनर्जी, 0। सोच के बताना कहां एनर्जी कम है, -13.6। अगर उसको तुमने बाहर निकाल के आजाद कर दिया, उसकी एनर्जी कितनी है, 0। अंदर रखा, उसकी एनर्जी कितनी है। 1-2 दिन पहले आप ही में से कोई पूछा था इलेक्ट्रॉन फ्री क्यों नहीं घूमते, फ्री घुमा के मैंने क्या किया, एनर्जी बढ़ा दी। नेचर में किसकी एनर्जी अपने आप बढ़ती है, काश बढ़ती होती, पानी नीचे से ऊपर अपने आप जा रहा होता, मेरे को शिमला तक पानी पहुंचाने में इतने मोटर पंप नहीं लगाने पड़ते। नेचर में कोई चेंज एक आप ऐसा लाके दे दीजिए जिसमें एनर्जी बढ़ रही हो, कोई ना कोई एक्सटर्नल एजेंसी उसके पीछे लगी हुई होगी। कोई भी चेंज नेचर में ऐसा नहीं है जिसमें एनर्जी बढ़ती हो, नेचर फेवर लेस एनर्जी। और अगर आप हाई एनर्जी पे कोई प्रोसेस करवाना चाहते हैं कि नहीं हमें तो उल्टा करना है, करो, एक्सटर्नल एजेंसी का यूज करो, या तो आपको अपने हाथों से दम लगाना पड़ेगा। कोई चीज आप
एक एक छत पे खड़े होके आप एक पत्थर गिराओ, नीचे गिरता है। क्यों गिरता है? डोंट कॉल द न्यूटन। क्यों गिरता है? उसकी एनर्जी कम हो रही है। पोटेंशियल एनर्जी यहां ज्यादा थी, यहां कम थी। नीचे से ऊपर क्यों नहीं अपने आप आता? एनर्जी बढ़ रही है। नेचर, अर्थ, एटमॉस्फेयर, यूनिवर्स में कोई ऐसा चेंज स्पॉन्टेनियस अपने आप हो ही नहीं सकता जिसमें एनर्जी बढ़ रही है। तो कुछ दिन पहले किसी ने मेरे से पूछा था, अच्छा इलेक्ट्रॉन अकेले नहीं घूम सकते? तब मैंने मुस्कुराया होगा, कोई डायलॉग मार दिया होगा इधर उधर का, लेकिन उसका फैक्ट हम वेट कर रहे हैं कि आएगा। अगर इलेक्ट्रॉन अकेला एग्जिस्ट करेगा तो उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। कोई भी ऐसा चेंज नेचर में फेवर्ड ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। इलेक्ट्रॉन अकेला एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। वो एग्जिस्ट करते ही रियलाइज करेगा मेरी तो तुमने एनर्जी बढ़ा दी, मैं वापस जा रहा हूं जहां था, हाइड्रोजन के अंदर -13.6। या फिर मेरे को इतनी एनर्जी दो कि मैं बाहर रह सकूं। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? रेगुलर उसको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? +13.6। फिर एनर्जी देके तो तुम पानी को नीचे से ऊपर भी ले आओ, एनर्जी देके तुम दिन में रात कर लो। थिएटर वाले क्या करते हैं? दोपहर 2 बजे का शो देखने जाओ, अंधेरा लगता है अंदर पूरा। तो एक्सटर्नल एजेंसी लगाई है, उसके लिए उन्होंने इस तरह की लाइट प्रूफिंग की है, इतना खर्चा, इतनी एनर्जी लगानी पड़ी उनको इसके लिए। तो ड्रेस्टिक कंडीशन में तो हम दिन का रात कर लें, रात का दिन कर लें। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ड्रेस्टिक कंडीशन, वी आर टॉकिंग अबाउट अपने आप। तो इस बात से बोहर ने इसका भी जवाब दिया, दिस इज की फीचर, कि भाई एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एटम में कम है, इसलिए इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर रहना पसंद करता है, बाहर जाना पसंद ही नहीं करता। दे दो उसको इतनी एनर्जी, ले जाओ बाहर, ठीक है, तब तो एग्जिस्ट करेगा। किसी के दम पे कर लिया तो वो क्या कर लिया। हम तो यहाँ देख रहे हैं ना अपने आप क्या होता है। क्लियर ये पॉइंट? तीसरा पॉइंट, जैसे जैसे ये आपको आते हैं, ऑर्बिट के नंबर बढ़ते जाएंगे, गैप ऑफ एनर्जी आपस में पिचकता जाएगा। ये तो आपने बहुत ही कर लिया। देन अगर इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है किसी ऑर्बिट से, तो जो एनर्जी लगेगी वो ऑर्बिट की टोटल एनर्जी के बराबर होगी, दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी। ये की फीचर्स थे बोहर के, जिसकी वजह से बोहर को आज तक भी आपके सिलेबस में डाला हुआ है कि नोट करिए इसको। मैं इसको और बड़ा कर दूंगी, पहले फर्स्ट पॉइंट नोट कर लीजिए। की फीचर्स ऑफ बोहर्स थ्योरी, फर्स्ट इज एनर्जी इज क्वांटाइज्ड, सेकंड इज मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ईच ऑर्बिट, देन आई विल बी जूमिंग इट, आप फिर देख लीजिएगा, पर पहले फर्स्ट 2 पॉइंट्स तो लिख लीजिए। 2 पॉइंट आई होप सबके पास आ गए। थर्ड पॉइंट पेशेंस से, ये आपको कंपटीशन क्या, स्कूल लेवल क्या, कहीं भी मिल सकता है। लास्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो समीर, लास्ट पॉइंट में मुझे क्या कहा गया है? अगर किसी भी ऑर्बिट से तुमको इलेक्ट्रॉन पूरी तरह निकाल बाहर करना है, तो वो कोई भी ऑर्बिट, आज की क्लास के स्टार्ट में भी हमने यही किया था, कोई भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, सपोज आज मैं हाइड्रोजन के 5वें ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रखे बैठी हूँ, एक्साइटेड स्टेट है, 4th एक्साइटेड स्टेट में पहुंचा दिया इसको मैंने, 5वें ऑर्बिट में पहुंचा दिया। तो 5वें ऑर्बिट में इसको रखे बैठी हूँ, इस ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को पूरी तरह बाहर निकालना होगा, तो मेरे को जो इसकी एनर्जी है, टोटल एनर्जी, उतनी एनर्जी देनी पड़ेगी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, या आयोनाइजेशन एनर्जी कहते किसको है? किसी भी एटम में से अगर आप एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते हो तो उससे क्या बनता है? कैटायन, यही बनता है। कैटायन को आयन तो कह ही सकते हैं। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ आयोनाइजेशन। ये काम करने के लिए मेरे को कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, निकाल के बाहर करना है मेरे को, बाइंडिंग एनर्जी कह लो, जो भी एनर्जी कह लो। तो ये जो एनर्जी मेरे को देनी पड़ेगी वो किसके बराबर होगी? जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन बैठा है उसमें उसकी जितनी एनर्जी है उसके बराबर। अगर इलेक्ट्रॉन, और ये आपकी एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, स्कूल पेपर्स का बहुत कॉमन क्वेश्चन है, काफी पेपर्स में आता है। ऑर्बिट नंबर 5 में अगर है इलेक्ट्रॉन, तो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी निकालो, हाइड्रोजन में निकालो और दो। आई एम वेटिंग। 5वें ऑर्बिट की एनर्जी पहले तो निकालिए, -13.6 बाय 5 स्क्वायर। 5वें ऑर्बिट की एनर्जी इतनी होगी हाइड्रोजन में, कितना बोल रहे हो बच्चों? 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ले लेती। तो 5वें ऑर्बिट में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? +0.54। और ये आपके स्कूल पेपर्स का क्वेश्चन है कि व्हाट इज आयोनाइजेशन एनर्जी, और ये मेरी डीपीपी में भी है। व्हाट इज आयोनाइजेशन एनर्जी अगर 5th ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है? व्हाट इज आयोनाइजेशन एनर्जी इफ फर्स्ट ऑर्बिट में? दोनों को कंपेयर करो। तो दोनों को कंपेयर भी कर लेंगे, डिवाइड करके बता देंगे इतने गुना। 13.6 कट जाएगा, 5 स्क्वायर और 1 स्क्वायर रहेगा तो 25 टाइम्स हो जाएगा।
ये क्वेश्चन आपकी डीपीपी का है, ये मैं यहां इसीलिए नहीं करवाना चाह रही, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आई वांट कि आप खुद करें, वरना स्पून फीडिंग हो जाएगी, डाउट्स में तो लेंगे ही लेंगे। क्लियर हो गया? अब ये मेरे की फीचर्स और साइलेंट फीचर्स थे। अब आती है बोहर की सक्सेस, जिसकी वजह से उनको नोबेल प्राइज दिया गया। बाकी तो हाइपोथेसिस था, ऐसा हो रहा होगा, वैसा हो रहा होगा। बोहर की सक्सेस ये भी आप सबके लिए है। अब तक मैंने एक फॉर्मूला रोक रखा था, सारा सब लोगों के लिए, कोई कंपटीशन नहीं चल रहा है, प्योर एनसीईआरटी चल रही है, ठीक है। फॉर्मूलाज जो उसके थे, तो कौन कौन से फॉर्मूलाज थे? एक तो हम कर चुके, एनर्जी इनफ ही कर चुके, डन। एक फॉर्मूला उसका मिला मेरे को, रेडियस। तीसरा फॉर्मूला जो अब तक नहीं दिया था, डीपीपी में क्वेश्चन है, इसलिए डीपीपी 6 का मैंने डाउट सेशन अभी तक ऑर्गेनाइज ही नहीं किया, मुझे पता अभी मैंने पूरा नहीं पढ़ाया। वेलोसिटी का फॉर्मूला, एवरीवन, वेलोसिटी का फॉर्मूला nth ऑर्बिट में इतना है, यानी बोहर ने पहले तो बता दिया एनर्जी कितनी इलेक्ट्रॉन की, फिर बता दिया उन्होंने ऑर्बिट का रेडियस कितना, फिर बता दिया उन्होंने जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसकी वेलोसिटी कितनी। तो सक्सेस तो है भाई, ये कौन सा हाइपोथेसिस है, ये तो सक्सेस है। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला देख रहे हैं सभी, मीटर पर सेकंड में। तो पहले ऑर्बिट में हाइड्रोजन के दोनों 1 1 कर दूं, चेक। अब तो इसकी आदत पड़ गई आपको, दोनों 1 1 कर दिए। तो हाइड्रोजन के पहले ऑर्बिट की वेलोसिटी इज दिस ओनली, ये पहले ऑर्बिट की है जैसे एनर्जी में था। इसी तरह से अगर हीलियम के पहले ऑर्बिट की वेलोसिटी पूछी गई, तो कौन सा सबसे ज्यादा वेलोसिटी, किस में ज्यादा, हीलियम में कि हाइड्रोजन? न्यूक्लियस पावर भी तो ज्यादा है, तेज घुमा रहा है वो उसको। एक पत्थर को, एक मेरा हाथ घुमाता है जो कमजोर है ऐसे, और एक हाथ घुमाता है जो स्ट्रॉन्ग है ऐसे, तो वेलोसिटी किसकी ज्यादा? जहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, तेज घूमेगा। तो जहां न्यूक्लियर पावर ज्यादा है वहां पर वेलोसिटी ज्यादा है। तो वेलोसिटी तक को सोच के देखिए, आज की डेट में 2024 में खड़े हैं हम, इलेक्ट्रॉन हम देख नहीं पाए हैं, और उन्होंने किस सदी में मेरे को उस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, रेडियस, एनर्जी सब दे डाला। नोबेल प्राइज तो डिजर्व करते ही थे। तो फिर तो जैसे इसका दिमाग अभी चला नमन का, वैसे ही अब तो फिर सबका चल सकता है। जब मेरे पास रेडियस आ गया तो मेरे पास सरकमफ्रेंस भी आ जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल भी आ जाएगा, वेलोसिटी आ गई, सरकमफ्रेंस आ गया, फिर तो मेरे को नंबर ऑफ रिवोल्यूशन एक सेकंड में इलेक्ट्रॉन कितने मार रहा है वो भी आ जाएगा। देयर इज नो एंड टू इट, नोट डाउन। आपसे अब कोई सरकमफ्रेंस पूछे तो आप, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, सर्कुलर ऑर्बिट्स बोले थे ना उन्होंने, 2πr। रेडियस का फॉर्मूला ऑलरेडी नोन है, पुट कर देना वो उस दिन जो मैंने आपको ZE4πm² वो वाला लिखवाया था, वो वाला रेडियस का फॉर्मूला पुट कर दो, आपके पास सरकमफ्रेंस का आ गया। अब तो नो लुकिंग बैक, तुम पूछो कुछ भी सर्कल से रिलेटेड, मैं इलेक्ट्रॉन का सब दे दूंगी। मेरे से नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर सेकंड पूछो, वेलोसिटी है मेरे पास, सरकमफ्रेंस है, मैं बता दूंगी। देयर इज नो लुकिंग बैक। आपको जो डीपीपी दी गई है उसके लेवल 2 में ये क्वेश्चन है, आप लोग डाउट ना लाएं, उसके लिए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता रही हूं। एवरीवन, देखने की जरूरत नहीं है, मैं बता ही नहीं रही कौन सा क्वेश्चन है। लिथियम कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। बस भाई इधर होगा, इधर आओ यार। मैं कभी भी एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं कराती, आई ऑलवेज प्रेफर कॉन्सेप्ट। पर इससे ज्यादा मस्ती मेरे को गिल्ट होने लगता है अगर क्लास में हो जाती है, तो मैं इसके लिए नहीं बुला रही। मस्ती के लिए 6 महीने में एक दिन प्लान कर लेंगे कोई, ठीक है? अरे 6 महीने तो पहले भी सिंसियरिटी दिखाओ। लिथियम के अंदर है 3 इलेक्ट्रॉन, और अकॉर्डिंग टू बोहर्स की पॉइंट हमारे को पता है पहले ऑर्बिट में कितने होंगे, 2, इसमें कितना होगा, 1। अब तो मेरे को की फैक्ट्स मिल गए बोहर के, ऐसे इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे उनके अकॉर्डिंग। तो लिथियम के पहले इलेक्ट्रॉन को अगर मैं बाहर निकालती हूं, उसको क्या कहूंगी, उस एनर्जी को, रिक्वायर्ड एनर्जी को, आयोनाइजेशन एनर्जी 1। पहला इलेक्ट्रॉन, यहां से पहला नहीं, निकालने में तो बाहर से ही होता है ना। तो मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को अगर निकाला, उसको कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी 1। उसके बाद आयोनाइजेशन एनर्जी 1 का मतलब क्या है, देखना बच्चों, ये मतलब है एवरीवन, अभी भी लिथियम में 2 इलेक्ट्रॉन पड़े हैं। चलिए, अगर अब मैं लिथियम प्लस से भी एक और इलेक्ट्रॉन निकालना चाहूं,
तो वो कौन सा इलेक्ट्रॉन निकाला? बाहर से दूसरा, राइट? तो उसको मैं क्या बोलूंगी? मेरे को बोलने दो, कोई बात नहीं। दिस। और इसका आखिरी इलेक्ट्रॉन भी अगर मैं निकालना चाहूं, अब मुझे बताइए लिथियम 2+ के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। ये हाइड्रोजन लाइक है। दिस इज व्हाट हाइड्रोजन लाइक। और बोहर के फॉर्मूला सारे हाइड्रोजन लाइक पे लगते हैं। तो लिथियम 2+ के आखिरी इलेक्ट्रॉन को निकालोगे तो उसको क्या कहेंगे? आयोनाइजेशन 3। एक बात गांठ बांध लो, बोहर के जितने भी फॉर्मूला हैं वो सिर्फ इस पे एप्लीकेबल हैं, इस पे नहीं लगा सकते, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 3 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। तो अगर लिथियम की मेरे को आयोनाइजेशन एनर्जी पूछनी है ना बोहर से, तो वो ये और ये तो दे ही नहीं सकता। वो तो दे सकता है जब उसका तुम आखिरी इलेक्ट्रॉन निकालोगे तब बता सकता हूं मैं कितनी एनर्जी लगेगी। पहला दूसरा पता नहीं, तीसरा जब आखिरी निकालना होगा आ जाओ मेरा फॉर्मूला यूज कर लेना। तो ये क्वेश्चन इस तरह के आपको लेवल 2 पे मिलेंगे, जो आपको बताए तो जा चुके, लेकिन थोड़ा सा आपकी सोच को हिट किया जाएगा कि सजा सजाया क्वेश्चन नहीं होगा। सो इस तरह से मेरे पास बोहर होता है कंप्लीट। अब आज का टॉपिक तो इतना ही था, आज का पढ़ाना तो इतना ही था कि बोहर को हमने गले तक पढ़ लिया, जहां तक पढ़ सकते थे वहां तक पढ़ लिया। डीपीपी के भी लेवल 2 के क्वेश्चन भी आज मैंने काफी ले लिए। अब अगली क्लास में क्या आएगा मैं उसका इंट्रोडक्शन दे रही हूं आप सभी को। बोहर की लिमिटेशंस, बोहर की लिमिटेशन आज डिस्कस करके अगली क्लास में हम क्या चीजें लेंगे उसके। अभी बोहर की सक्सेस पूरी नहीं हुई, सॉरी, बोहर की सक्सेस को रखते हैं। आप मुझे बताइए बोहर की पहली सक्सेस जो थी रदरफोर्ड के बाद, वो ये थी कि बोहर इस बात में सक्सेसफुल हुए कि इलेक्ट्रॉन जो गोल 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 घूम रहा है वो गिर ही नहीं सकता, क्योंकि कोई स्पेस ही नहीं है न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के बीच। तो पहली तो उनकी ये जीत हो गई जिसके चक्कर में उनको हम मानने लगे। दूसरा उनका क्या एडवांटेज था, उनके पास क्या चीज थी? हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम। तो मैं एक बार आज आपको हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम याद दिला दूं क्या था। और वो जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम था उसको समझाने के चक्कर में 3 दिन से बोहर पढ़ रहे हैं हम। तो मैं हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम बनवा नहीं रही, लेकिन मैं आपको जरा रोड मैप दे रही हूं कि अगली क्लास में क्या करेंगे हम, वो सोच के आइएगा। अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि हमने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली थी जिसके अंदर प्योर हाइड्रोजन गैस को भरा था और इसको एक हाई वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट किया था, राइट? और उस हाई वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट करने के बाद यहां से वो वोल्टेज एंटर हुई थी। यहां थे हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स। इतनी ज्यादा हाई वोल्टेज थी कि वो किस में कन्वर्ट हुई? एनर्जी में। वो एनर्जी से क्या हुआ? हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स H2 जो जुड़े हुए थे वो टूट के किस में आ गए? हाइड्रोजन एटम्स, अकेले अकेले। तो यहां पर एनॉर्मस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स पड़े हुए थे, हैं, घूम रहे हैं, टूट गए हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। उन सारे हाइड्रोजन एटम्स में भी ये वोल्टेज घुसी, इतनी एनर्जी आ गई हाइड्रोजन एटम के अंदर कि अब वो क्या करे? कोई एनर्जी को डिस्ट्रॉय तो कर नहीं सकता। जब इस हाइड्रोजन एटम को आपने जिस जिस दिन मैंने स्पेक्ट्रम कराया था मैंने बोला था हॉट H2। इस H2 को कहा जाता है हॉट H2, कि आपने इसके अंदर जितनी एनर्जी भर सकते थे भर दी, अब वो एनर्जी डिस्ट्रॉय तो होगी नहीं। क्या करेगा ये हाइड्रोजन? उसी एनर्जी को अब एमिट करेगा, बाहर फेंकेगा। जैसे इस हाइड्रोजन ने वो एनर्जी एमिट करी, यहां मैंने एक प्रिज्म लगा लिया। प्रिज्म का काम क्या होता है? जो भी एनर्जी की वेवलेंथ आ रही है उनको बंडल को खोल देता है। प्रिज्म के बाद थे मेरे पास डिटेक्टर्स। कुछ डिटेक्टर्स लगे हुए थे, उन्होंने डिटेक्ट किया कि जो भी इससे रेडिएशंस आ रही थी उनकी वेवलेंथ क्या थी। और उसको डिटेक्ट करने के बाद हमको एक ऐसा स्पेक्ट्रम मिला। असली तो टेस्ट हम बोहर का अब लेंगे कि हमने आपको मान लिया, अब आप हमारी समस्या को सॉल्व कीजिए। तो आपको अगर याद हो, यहां पर पीक की इंटेंसिटी थी, यहां पर वेवलेंथ था, कि कौन कौन सी वेव निकल के आ रही। इस पे पूरी एक क्लास लगी थी स्पेक्ट्रम पे। तो आपको उस दिन बताया गया था छोटी मोटी पीक्स को इग्नोर कर दीजिए, बड़ी बड़ी पीक्स ली, बड़ा इंटरेस्टिंग स्पेक्ट्रम आया। और वो स्पेक्ट्रम कुछ ऐसा था, हर थोड़ी देर के बाद बंडल ऑफ
लाइट्स, बंडल ऑफ वेवलेंथ थी, जिसमें पहले बंडल को किन्होंने स्टडी किया था? लाइमन। उनका उस बंडल, पहले बंडल ऑफ वेवलेंथ्स का नाम रख दिया गया लाइमन, नहीं बामर, बामर। दूसरे का नाम था बामर, एंड सो ऑन। अभी मैं आपको नामों में नहीं उलझाती, क्योंकि वो स्पेक्ट्रम वाली क्लास याद दिला रही हूं। तो हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को ये इतना बड़ा जो मेरे को मिला, ये तो भी और बड़ा है, आपको पता है, मैंने तो रोक दिया कहीं पे भी। तो इस स्पेक्ट्रम को अगर मैं इस तरह से 180 डिग्री घुमा दूं, तो मेरे पास देखने में स्पेक्ट्रम कैसा था, यूजुअली आपको ऐसा देखने को मिलेगा। पहला सेट लाइंस का, पीक की जगह लाइंस आ गई, और किसी के पास भी आप ये स्पेक्ट्रम ले जाएंगे, वो बड़े आराम से, अगर वो केमिस्ट्री पढ़ा लिखा है, वो बता देगा ये तुम हॉट हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम लेके आए हो, देखते ही बता देगा। इस तरह से ये पर्ची सी लेके इतनी बड़ी सी, इतना बड़ा हमारे पास आता है, हम देखते ही बता देते हैं हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम है। ये स्पेक्ट्रम लेके अगली क्लास में हम जाएंगे बोहर के पास, और आपको पता चलेगा बोहर के एक एक पोस्टुलेट के पीछे सिर्फ एक वजह थी, मैं किसी तरह से ये एक्सप्लेन कर दूं। बस उनका एक एक जो पोस्टुलेट आपको पढ़ाया गया, वो इस इरादे से पढ़ाया गया कि वो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन कर दें। अनफॉर्चुनेटली हाइड्रोजन के अलावा किसी और को वो एक्सप्लेन कर नहीं पाए, इसीलिए बोहर के मॉडल को हमें आगे नहीं ले जा पाए, कि खाली हाइड्रोजन तक ही रह गया, हाइड्रोजन लाइक तक। मेरे को तो सोडियम का भी चाहिए, मैग्नीशियम का भी चाहिए, आयरन का एटम भी चाहिए, कॉपर का भी चाहिए। उसके बारे में कौन बताएगा? श्रोडिंगर, लेटेस्ट, जो आज तक चलता है, अगले साइंटिस्ट। तो अगली क्लास में हम बोहर को पूछेंगे, व्हाई सो मेनी लाइंस,